बचपन का शौक था कि एक आइसक्रीम बनाता था ये सिंधी। हाँ। वो 50 पैसा लेता था स्कूल के टाइम में, घर वाले पैसे देते थे। हाँ। मगर पैसे को इतना रखता था कि मैं सोचता कभी मैं खाऊंगा, मगर आज तक मैंने वो आइसक्रीम नहीं खाया, अच्छा, आइसक्रीम तक टच नहीं अभी तक नहीं खाया। कि सिगरेट पे उन्होंने 200% टैक्स लगाया, 200 गुना। 200 गुना। उन्होंने बोला कि भाई हम लोग बंद नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि बंद इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे साथ पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, हाँ। और पूरी दुनिया को हम लोग नहीं समझा सकते। जब देखते हो तो मैं अपने आप से बात करता था कि मैं एक दिन तेरे पे चढ़ूंगा। और आज तक मैंने 15 साल, ज़्यादा तो नहीं है, मगर मैंने पिछली बार देखा था तो 160 बार तो मैं चढ़ चुका हूँ उस पर। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि पूरा जो 7 स्टेट से मिलके जो बना हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात, इसमें घूम रहा हूँ। और आज मैं हूँ रसल खेमा में। अपने राजस्थान के बहुत सारे भाई लोग हैं जिनका यहाँ पर खुद नौकरी भी कर रहे हैं और खुद का बिजनेस कंपनी इस प्रकार का भी है। तो हमारे साथ हैं बाबूलाल जी। बाबूलाल जी जो हैं परिचय देते हुए हम सारी बातें जानेंगे। और यहाँ दुबई में आना भी है तो आपका नेचर कैसा होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, यहाँ पर आ जाते हो तो आप लोगों को किस प्रकार यहाँ पे जो है अपना आप को सेटल करना चाहिए, ताकि आपको वापस जाने की नौबत नहीं आए और ऐसा भी नहीं हो कि आप इन अरब कंट्रियों में आने के लिए बैन हो जाए, ऐसी कोई गलती कर बैठे। तो इसी विषय के ऊपर बात करेंगे। बाबूलाल जी राम राम से। राम राम। बाबूलाल जी आपका गाँव कौन सा है? मेरा गांव है बीकानेर जिले में सालासर गांव है। अच्छा, सालासर गाँव है, बीकानेर। सालासर गांव है। तो कई बार के कंफ्यूजन हो जाएगा कि गांव है सालासर है, एक दूसरा सालासर भी है। अच्छा, सालासर बालाजी वाला है? सालासर बालाजी वाला भी है, डिस्टेंस हमारे गांव से उसके बीच में 80 किलोमीटर है। अच्छा। तो बहुत सारे दूर के जो आदमी है ना वो हमारे गांव में चले आ जाते हैं। अच्छा। तो वैसे हमारे गांव में भी बालाजी महाराज का मंदिर है। तो मतलब दर्शन वगैरह जाने नहीं देते अगर आ तो जाते तो? आते हैं ना, तो हमारा घर है ना, क्या वो एंट्री करते पहले वो लोग पूछते हैं कि बालाजी का सालासर ये है। हम बोलते हैं भी ठीक है, आप आ गए, आप दर्शन कर लो और आपको यहाँ से नया लोकेशन देंगे, वहाँ चले जाओ। अच्छा। वैसे बालाजी का ही गाँव है। हाँ। रात को स्टे यहाँ करते हैं और दिन में ड्यूटी पे वहाँ जाते हैं। तो ये बीकानेर जिले में डूंगरगढ़ तहसील के अंदर आता है, 4 किलोमीटर अच्छा। सिटी से थोड़ा दूर गाँव है। वैसे हम लोग सिटी सार में लग रही है, नगर पालिका ही आगे। अच्छा, ठीक है। कितने वर्षों पहले आप अरब कंट्री में मतलब आ गए थे? अरब कंट्री में हाय हो गया समथिंग 17-18 साल हो गया इधर से। 17-18 साल हो गए। हाँ। पढ़ाई मतलब करते ही ये प्लान बन गया था या शिक्षा के बाद? जब हम लोग पहले तो आपको पता ही है कि कैसे थे हम लोगों को, इतना रोजगार नहीं होता था। और जब मैं बड़े बड़े आदमियों को देखता था, एक मोटिव होता था कि जब पढ़ता था ना मैं, हाँ। तो घर वाले मेरे को पढ़ाने में थे। अच्छा। मगर मेरा दिल पढ़ने में नहीं लगता था। हाँ। एक्चुअली पढ़ने में दिक्कत कुछ नहीं थी कि भाई पढ़ाई के अंदर में कोई चीज़ ऐसा लगे कि पढ़ाई अच्छा ना लगे। बचपन से हर कुछ करने का शौक था। अच्छा, कि मेरा मतलब दादा शिक्षा की तरफ इतना रुचि नहीं था जितना हाथ से काम करने की। हाथ से काम करने का, अगर कोई मैंने चीज़ देख लिया, आज भी मेरा वही रुचि है कि मैं कुछ देख लूँ ना, तो मेरे को वो वैसा वैसा करना है। आज भी इंटरेस्ट वही है। तो घर वाले बोलते थे पढ़ ले, मैं बोला नहीं, पढ़ने के लिए तो फोर्स करते थे, मगर मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि मेरे को पढ़ने में वैसे भी मैं कुछ देख लेता हूँ। यहाँ पे भी मैं आया, अरब में मैं आया तो अरबी मैंने 10 दिन से सीखा। अरबी मतलब हाँ, पराठेदार? 10 दिन में कि और 6 महीने में बोलना सीख गया। तो कोई चीज़ रुचि होनी चाहिए। वैसे मेरे जो मैं पहले आया था जिस कंपनी में, वो कंपनी का भाई था, वो एक एजेंट नौकरी के रूप में आया था? हाँ, फर्स्ट टाइम आया था मैं, नौकरी रूप में आया था। क्या क्या सैलरी थी उस समय में 18 साल पहले आपकी? सैलरी, मेरी सैलरी तो देखो यहाँ पे इमरात के अंदर क्या है, और कहीं पे भी दुनिया में चले जाओ, सैलरी डिसाइड करने वाले कौन है? खुद है। अपने आप को खुद दिखाना है कि मैं क्या हूँ। सैलरी ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे में क्या हैसियत है। मैं आपको थोड़ा बताऊँ बैकग्राउंड से कि मैं जब बचपन से मेरे को पढ़ने में रुचि थी, तो मेरे मामा है बड़े कॉन्ट्रैक्टर बिजनेसमैन है, वो लॉन्ग टाइम से हैं। तो 4 मामा थे, 2 ग्रेजुएट थे और 2 कम पढ़े हुए थे। जो कम पढ़े हुए थे वो मेरे को मोटिव करते थे कि आपको पढ़ना है, क्यों हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत तकलीफ है। और जो पढ़े हुए थे ना वो मेरे को बोलते थे चल हमारे साथ में ट्रैक्टर चलाने सिखाएंगे, वो करेंगे। तो मैं उसके पीछे चला गया। तो जब मैंने वहाँ पे इंडिया में रहते हुए भी एक अनुशासन के अंदर रहा था, बचपन में तो मामा के साथ में रहा था, उसके बाद में मैं ऐसी एक फैमिली के साथ में जुड़ गया जो अच्छे आदमी थे, घर में चाय का भी नशा नहीं था। तो वो मेरी संगति थी। संगति से मैं वेल्डिंग का भी काम किए, इलेक्ट्रिशियन का भी काम किए, एसी मैकेनिक का काम किए, और ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ काम किए। मतलब कारपेंटर का मैंने काम किया है, और ये जो कपड़े बनाने वाली वार्पिंग मशीन होती है डिजाइन की, वो मैंने काम किया है। काम करने का मतलब था, मेरा शौक था काम को सीखने का। मतलब ये काम
किए और उसको छोड़ दिया, आगे दूसरा काम पकड़ लिया? दूसरा काम पकड़ लिया, काम करते गए। और दुबई में पहला काम कौन सा ज्वाइन किया? दुबई में मैंने जब आया था तो मेरा पहले तो अरब मैं कंट्री मतलब पहले कौन सी जगह पे आया था आप? मैं यहाँ पे आया था, रसल खेमा में। रसल खेमा में, इसी जगह पे आया था। 7 स्टेट है दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात में। दुबई हम बोलते हैं लेकिन ये 7 स्टेट रसल खेमा में हम आज हैं। ये पहला है अबू धाबी, दुबई, अजमान, शारजा, उमल कोइन, फुजीरा, रसल खेमा। रसल खेमा ये वैसे बोलते हैं ना 7 स्टेट है, उनका अपना अपना कानून है। और ये लोग एक सातों का अलग है। अलग अलग कानून है और अपना अलग अलग चलाते हैं। सबका अलग अलग है सिस्टम है, अलग अलग इकोनॉमी है, सबकी अलग अलग है। मगर उन्होंने अपनी एक कैपिटल बनाई है इंटरनेशनल लेवल पर कि उसको अबू धाबी को कैपिटल बना दिया। दुबई क्यों फेमस है? दुबई सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस के लिए फेमस है। अच्छा। मगर दुबई के अंदर वो ओहदा नहीं है। अगर देखा जाए तो अबू धाबी कैपिटल है यहाँ का, लेकिन वो पहचान दुबई की ज्यादा। मगर दुबई की पहचान इसलिए है कि जो दुबई की मोनोपोलिसी है ना, वो एक अच्छा आदमी है। जो शेख मुक्तम है ना, उसकी सोच और समझ, और वो बहुत, अगर आप शक्ल से देखेंगे ना तो आपको बाजगी की शक्ल नजर आती है मुक्तम की, मगर वो इंसान बहुत अच्छा है। वो इंसान एक नौकला आदमी की तरह रहता है। और एक शेख होके, शेख फैमिली का होके, शेख का एक समझो तो एक राष्ट्रपति जितना अधिकार है, मगर वो एक नौकल आदमी बीच में घूमता रहता है और हर आदमी की भावना को समझता है, किसके क्या दिक्कत है, कौन कितना ऊपर जा रहा है, उसको दिक्कत नहीं होती। दुबई के अंदर यहाँ पे देखे जाए तो 90% जो प्रॉपर्टी है आपको नजर आएगी ना, वो सब बाहर वालों की है। अच्छा, यहाँ के लोगों की? यहाँ के लोगों की क्या है? यहाँ के लोग तो बस, यहाँ के लोगों तो खाना पीना मजा करना वही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हैं ना वो बिजनेसमैन में, 99% है ना उनके पास। अगर 25 तारीख आप चले जाएंगे ना, उसके जेब में ढेलो नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, जो इनकम आती है उसी बस पे इनकम आती है, खा लेते पी लेते, बस एंजॉय कर लेते हैं। रसल खेमा में जब आप आए थे उस टाइम पे पहला जॉब क्या क्या था? मैं पहले आया तो उसी टाइम में, वैसे मेरे को आना इधर आया था ना उसी टाइम, तो मैं अपने बिजनेस के पर्पज में आया था। जिस बंदे ने मेरे को लेके आया ना, तो उसने बोला कि वहाँ पे मैं पहले बिल्डिंग का काम करता था, इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। तो मेरे बिल्डिंग में बोला कि उधर वर्कशॉप लगाने का है, हमारा एक एग्रीमेंट भी बना था, हमारा गांव का था, नज़दीक का भी था। जब उन्होंने 2 साल तक वीज़ा नहीं दिया तो मैंने उसको प्रेशर दिया, भाई मेरे को रिटर्न दे वापस। जो पहले जो एजेंट ने खाया तो खा लिया, 13 में नहीं छोड़ेगा, क्यों, गाँव के साथ में। उसने बोला आपका वीज़ा आ गया। मैं इधर आके देखा तो मेरा वीज़ा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, उसने दूसरे से खरीदा है। अच्छा, मतलब आपका खुद की कंपनी? उसका कोई खुद का ही कंपनी, उसने भी वीजा खरीद कर रखा था और बाहर से वीजा खरीद के 2-4 आदमी का टीम बना के अपना काम करता था। तो मैंने आया तो मैंने अपने दिमाग से सोचा कि अभी आर्ग्यूमेंट करूंगा तो फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। जहाँ पे हूँ वहां से मेरे को शुरुआत, मेरा एक टारगेट था कि मेरे को कोई अगर वहां पे घुसा दे, मैं रास्ता अपने आप बनाऊंगा। उस टाइम मेरा साथी भी नहीं हुआ था, मगर मेरा ख्वाब था कि मैं एक दिन अगर मैं चला गया ना तो मेरी विद फैमिली के साथ रहूंगा। क्या उम्र थी उस टाइम? मेरी उम्र थी तकरीबन 15-16 साल की उम्र थी। अच्छा, मतलब बहुत कम एज में आ गए। और मैं ये जो प्लेन चलती थी वहाँ पे एक हवाई पट्टी है, लग रही है जैसे जयपुर दिल्ली के लिए, तो हमारे गांव से 10 किलोमीटर ऊपर वो उसका रूट है। जब देखते तो मैं अपने आप से बात करता था कि मैं एक दिन तेरे पे चढ़ूंगा। और आज तक मैंने 15 साल, ज़्यादा तो नहीं है, मगर मैंने पिछली बार देखा था तो 160 बार तो मैं चढ़ चुका हूँ उस पर। 160 बार अप्लाई कर चुके हैं। उस टाइम पे फिर आपने बिजनेस कैसे स्टेबल किया? बिजनेस मैंने स्टार्ट किया जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आया, तो मैं बिजनेस के उद्देश्य से आया था, मगर फिर भी मैं नौकरी के साथ में मेरा बिजनेस था। कि मैं कंपनी के अंदर मैं सोचा कि मेरे को क्या करना चाहिए, कि कंस्ट्रक्शन का था, मेरे को कारपेंटर का काम मालूम है, बिजली का काम मुझे प्रॉपर आ रहा है। तो मैंने उसके साथ ये बोला कि भाई ठीक है, मैं आ गया तो अभी मेरे को इसके अंदर मेरे को प्रोफेशनल काम करना है, मैं हेल्पर का काम नहीं करूँगा। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला तो आप क्या कर सकते हो? मैं बोला कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। मेरे को हेल्पर का काम मैं नहीं करूँगा। अच्छा, मतलब मैं पाना प्लास नहीं जलाऊंगा, मुझे तो मैं तो ऊपर का बॉस ही बनूंगा। तो मेरे को उसने एक ड्राइंग दिया, जैसे यहाँ पे काम करते हैं ना, यहाँ पे ड्राइंग होती है काम करने के लिए। अच्छा, ये पूरी ड्राइंग है। अच्छा, ये ड्राइंग है? ड्राइंग होती है हर चीज़ का। तो मेरे को इसके बारे में पूरा मालूम है, तो मैंने मैं काम आपको किया। दिखा सकता हूँ ये इस प्रकार ड्राइंग। यहाँ पे कुछ भी चीज़ है, बगैर ड्राइंग के तो कुछ नहीं होने वाला है। ये जैसे एक कोई भी प्रोजेक्ट है, उस कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई प्लान, तो मेरे को उसने बोला, बॉस ने बोला था कि भाई एक काम है, क्या तू उसका शेड्यूल के हिसाब से उसका तू प्रोजेक्ट बना सकता है? मैं बोला बना सकता हूँ। दूसरे दिन मैंने देखा, मेरे को कभी नहीं बनाया। मैंने क्या किया, जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ या मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है, उसको नोट करता हूँ, वहाँ पे जाके काम करता हूँ। और उस प्रोजेक्ट को मैंने 3 महीने में पूरा कर दिया। फिर इलेक्ट्रिक का काम होता है वो भी मैं कर रहा हूँ। 1 साल तक मैंने ऐसे किया। बाद में मैंने बॉस के साथ बात करके मैंने उसको थोड़ा सा प्रेशर में लिया कि भाई तुमने क्या किया, कैसे हो गया। तो उसने मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का एक समझो नेशनलिटी है, अगर जिसका ड्राइविंग लाइसेंस है तो
इसी तरीके से मैंने वो भी लाइसेंस भी मैंने अप्लाई करवा लिया। फिर मैंने टारगेट दिया कि मेरे को 1 साल तक कैसे भी करके उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करना है। उसी के दरिया मैंने लाइसेंस भी पकड़ा, अरबी लैंग्वेज भी पकड़ा और यहाँ का समझा क्या एरिया। 1 साल बाद मैंने सीधा बोल दिया भाई आपका 8 घंटा ड्यूटी, बाद में मेरा ड्यूटी। तो मैंने 8 घंटा कंपनी में ड्यूटी किया। तो उस टाइम इतना सैलरी नहीं था, मेरा सैलरी उसी टाइम ज़्यादा, मैं 2100 दिरहम कमाता था, मगर मैं मेहनत से कमाता था। और रात के टाइम में किसी दिन में 500 दिरहम भी कमा के लेके आता था। एक्स्ट्रा एडिशनल ड्यूटी करते एडिशनल ड्यूटी दिन में बात करता था और रात को जाके काम करता था, यानी मैंने 20 घंटे ड्यूटी दिए। उससे मैं पैसा जमा किया। मेरा कोई आज तक का मेरा कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, नशा पता आपने कभी कुछ? मेरा नशा पता नहीं है कि आपको क्या बताऊं मेरा फ्यूचर का, कि मेरा एक बचपन का शौक था कि एक आइसक्रीम बनाता था सिंधी। हाँ। वो 50 पैसा लेता था स्कूल के टाइम में, घर वाले पैसे देते थे। मगर पैसे को इतना रखता था कि मैं सोचता कभी मैं खाऊंगा, मगर आज तक मैंने वो आइसक्रीम नहीं खाया। अच्छा, आइसक्रीम तक टच नहीं? अभी तक नहीं खाया। मेरा सपना है कि पैसा नहीं जाना चाहिए मेरा। क्यों, मैं पूरा फैमिली संयुक्त परिवार को चलाते हूँ। और देखो फालतू खर्ची है भी काम की नहीं। शरीर खराब करे, पैसा भी खराब, कोई मतलब नहीं। शरीर भी खराब है, देखो अपनी हानि भी है, पैसों की भी हानि है, और अपना नेचर भी खराब होता है। सब चीज़ खराब है अगर खराब चीज़ है तो। हमारा तो देखो यहाँ पे खान पान है ना, सादा खान पान रखते हैं लोग यहाँ पे। और ऑलमोस्ट ज़्यादा अगर गांव से सब्जियां मंगाते हैं, आप जैसे गेस्ट मेहमान आ गए तो उनके लिए भी हमारा वही चौसे है कि राबड़ी बना लो भाई। तो गांव से आते तो वो बोलते हैं यार क्या राबड़ी बने, ये तो गांव में खाते हैं, मगर हमारे लिए वो हलवा है। हाँ, सही बात है। मेरे पास में यहाँ पे दुबई से शारदा से गेस्ट आते रहते हैं कि चलो कबला पास जाते हैं, वहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो मैडम हमारी वो सब चीज़ वो गांव वाले कल्चर वाली है। राबड़ी बना ले, मिर्ची बना ले, मिर्ची बोट ले, बाजरी रोटी बना ले, सांगरी का सब्जी बना ले, ऐसा हमारा शौक रहता है। पैसा जमा किया, फिर मैंने अपना एक कंपनी बनाया था बिल्डिंग मेंटेनेंस का। और उसमें मैंने 2-3 एम्प्लॉय लेके आया था, खुद भी मैं काम देखता था और खुद हाथ से भी काम करता था, बिजली का जैसे काम हो गया। फिर 3-4 साल मैंने कंपनी 2011 में मेरा कंपनी बनाया था। अच्छा, आज से 15 साल, 13 साल पहले। और वो कंपनी मेरा कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। अच्छा। तो उसमें भी मेरा 15-20 आदमी है। और मैं आदमी को अपने साथ में भाई की तरह रखता हूँ, ऐसा एम्प्लॉय की तरह नहीं रखता हूँ। उसको बोलता हूँ छुट्टी हो गया तो आप हम सब भाई हैं। कोई इधर ही कैंप पे मेरा साथ में रहता हूँ, साथ में बैठ के बातें चीतें करते हैं। उनको बोलता हूँ किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं है। ऐसा नहीं समझो ये बॉस है ये हम है, कुछ भी नहीं। बस चलता रहता है वो। मगर मैं अपनी कंपनी को सिर्फ सैलरी के टाइम वो मेरे पास आते हैं, मैं जाके 6 महीने में नहीं देखता वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते, बस मेरे को ये रिपोर्ट मिल जाती है। वर्क प्लान आप दे देते हो? बस वर्क प्लान मैंने दे दिया, बाकी मेरे को एवरीडे मेरे को रिपोर्ट आ जाती है, क्या रिपोर्ट है कैसी है, वो मेरा काम है। ऑफिस में बैठा बैठा मेरा काम बस इधर ही है। और मेरा अभी तो मैंने टाइपिंग सेंटर भी ओपन किया है। उससे पहले तो मेरा 95% तो मेरा सबका हेल्प था। मैं बुकिंग रहता था, मैं किसी को बोलता था कोई किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, दुबई का, आबू धाबी का, कहीं पे भी जाना है, कोई मिनिस्ट्री में जाना है, कोर्ट में जाना है, वो बोलते तो मैं सबको बोलता भाई मेरे को शाम को बुक करो, सुबह के टाइम एंड टाइम पे नहीं है। जिसने मेरे को पहले फ़ोन किया सुबह उसको बोलता भाई गाड़ी लेके आइए। गाड़ी में मेरे लेके नहीं जाता, जो भी गाड़ी लेके आ गया उसके साथ गया, पूरे दिन घुमा, उसका काम किया। ये क्या आप चार्जेबल करते थे? नहीं, मेरा वसूल था कि अगर मेरे को चाय भी पी लेगा मैं चाय नहीं पिएगा। हाँ, अच्छा, फ्री सेवा के रूप में आप उसके किसी के साथ में, मैं किसी के साथ में कोई चार्ज नहीं है, और आज भी ऐसा ही। अभी मेरा जो अगर मेरा इस काम के संबंधित कोई आ गया, सुबह जब आए थे ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसके लिए मैं मिनिस्ट्री में खुद जाके आया कि भाई इसका वीज़ा इश्यू क्यों नहीं हो रहा है। अपना काम छोड़ के गया, मेरे को आज एक अर्जेंट काम था, मैं अपना काम पहले छोड़ता हूँ और मेरे दोस्त और भाई जो आते हैं ना, जो आस करके, उनका काम पहले करता हूँ। सोचता हूँ कि यार ये कुछ आस लेके आए तो उनका करना चाहिए। एक चीज़ हमने देखी, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल, मैसेज, कमेंट आ रहे हैं, हमें भी जाना है वहाँ पे नौकरी करनी है। देखो उसके लिए ऐसा है कि अगर कोई बंदा ऐसा सोच रहा है नहीं कि भाई हमें वहाँ जाना है, वही बंदा इधर आए जो आदमी का ख्वाब हो कुछ करने का। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हार्ड वर्क है, यहाँ पे डिसिप्लिन है, यहाँ पे पूरा कानून को फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे आदमी को प्रॉपर अपना टाइम देना पड़ेगा। घर जैसा नहीं है, गांव जैसा नहीं है। आपने बोल दिया कि मर्जी से आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अगर आपको 8 घंटा ड्यूटी करना है तो ड्यूटी करना है। ड्यूटी पर ये भी नहीं कि फ़ोन चलाओ या नहीं, टाइम पास नहीं 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 नहीं, ये टाइम पास वाला अगर आप ऐसा सोच के आएंगे तो 2 चीज़ है। या तो आप बड़ी कंपनी में आ गए, आदमी लोग आजकल देख रहा हूँ मैं सबको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ कि भाई इधर आना है तो मेरे पास हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा देता हूँ। और मैं आदमी लोगों को पैसा कमाने के लिए एक बेहतर तरीका भी देता हूँ। मैं उसको आदमी लोगों को ऐसा एक सिस्टम बनाया जो आदमी को लोगों को बोलता हूँ कि मेरा ये टारगेट है, आप इस टारगेट के अंदर काम करो।
जैसे मैंने बोला 14 मीटर, आप 14 मीटर के काम करेंगे, मैं आपको 80 ग्राम दे रहा हूँ, और अगर आपको हिम्मत होनी चाहिए, आप 14 क्यों, डबल करो ना, 28 करो, 28 करो। मैं 160 जो मैं पेपर में लिखा, मैं उस पेपर से ऐप का एक पैसा भी मैं कटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि सब मेरे जैसे भी नहीं हो सकता है, और मैं अपना आप को भी इतना साबित नहीं कर सकता हूँ। वो तो मेरा काम करने वाला आदमी है। मैं जब मेरा पहला जो एम्प्लॉय आया था ना, वही आज मेरे को रिपीट मेरे पास काम कर रहा है। तो ये तो आप भी एक आइडिया लगा सकते हो। कोई मतलब भी ये कि आपके कोई काम करवाने आदमी की अगर कोई भी अगर आप मान लो मेरे पास में आए या मैं आपके पास में गया, अगर मेरे को अच्छा नहीं लगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, दूसरी बार नहीं होगा मेरे पास में ऐसा एम्प्लॉय, वो 4 बार यहाँ से चला गया और आता है तो मेरे पास ही आता है। ये होता है कि आपका रिस्पॉन्स जो उनको मिला उससे वो खुश है। बस खुश है, बस वो खुश है। मगर आदमी लोग आजकल क्या हो रहा है कि नहीं कंपनी में जाएंगे, उन लोगों को कंपनी में जाने का चस्का ये रहता है कि यार कंपनी में काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस उम्र में आज इसी टाइम पे आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें काम नहीं करना है, तो आप करेंगे कब, लक्ष्य कब बनाओगे जिंदगी? कब बनाएंगे? अगर जिस बंदे ने अगर अपना टारगेट नहीं देखा है ना, एक सपना होना चाहिए कि मेरे को, मेरा सपना था, मेरा पहले ये सपना था कि मेरा गांव के अंदर अच्छा वाला घर होना चाहिए, मेरे मेरे को ये चीज़ होना चाहिए। और ये अक्सर अगर आप किसी चीज़ का सपना लेगा ना और आप प्रयास करेंगे, तो ऊपर वाला आपको उसके लिए ताकत देंगे और वो आपका साकार होगा। घर में बैठे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। वो बहुत बहुत सुंदर बात बताई। अगर आप यहाँ पे आए हो, आप भी अपनी मेहनत कर रहे हो ना, तो आपका एक टारगेट है, अगर मेहनत कर रहे हो तो आपकी सफलता मिल रही ये है। सही आप और हम क्यों मिले, आपकी लगन से हम लोग मिले, नहीं तो नहीं मिलने वाले थे नहीं ना। मिलने वाला। तो आदमी लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं, काम नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी आज ये लत हो गई है आदमी को बर्बाद करने के लिए, ये फालतू टाइम वेस्ट करना, वीडियो गेम खेलना, ये गेम खेलना, ये करना, टिकटॉक खेलना। तो ये एक मनोरंजन की चीज़ थी, मगर उन्होंने प्रोफेशनल बना लिया, हाँ, मतलब काम पे ध्यान कम, इन पे ज़्यादा, इन पे ज़्यादा है। वो भी एक नुकसान है। वो बड़ा नुकसान है। दूसरा ये हो गया, नशा हो गया कि यहाँ पे दुबई के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है, हाँ, ड्रग्स छोड़ के। सिगरेट मिलती, अभी तो इन लोगों ने भी अच्छा किया है कि सिगरेट पे उन्होंने 200% टैक्स लगाया, 200 गुना। 200 गुना। उन्होंने बोला कि भाई हम लोग बंद नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि बंद इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे साथ पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, हाँ, और पूरी दुनिया को हम लोग नहीं समझा सकते। मगर उसके ऊपर 200% टैक्स लगाया उन्होंने। जो सिगरेट 2 दिरहम में मिलती थी, वो सिगरेट अभी मिल रही है 12 दिरहम में। एक सिगरेट, वो पैकेट, पैकेट आता है, पैकेट मिल रही है। हाँ। और यहाँ तो की कहीं ना कहीं ये यहाँ का सिगरेट भी साला इतना बड़ा सिगरेट है, बड़ा पॉकेट आता है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मोटिव था कि अगर कुछ बंदिशें लगाई जाए तो कुछ, मगर नशा करने वाले के ऊपर कुछ भी लगा दे, उनको पीना तो पीना ही है। मतलब आपको खुद को संभल के रहना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई यहाँ आ गए तो मैं नशा, मतलब देखो आप देखो जैसी संगति रखोगे वैसी आपकी गति होगी। संगति की बात करो ना, तो मेरा एक कंपनी के अंदर मैंने रूल बनाया था, क्योंकि जो मैं बंदे आए थे ना, मेरे ये सोच था मेरा कि कोई भी मेरे पास में आए तो वो गलत संगति में न जाए, वो नशा ना करे, वो दारू ना पिए, अपना टाइम बर्बाद ना करे। क्योंकि ये जो टाइम निकल जाएगा और आने वाला जो टाइम आएगा, उस पर रियलाइज करेंगे कि मैंने 2015 से 2020 तक दुबई में मैं रहा जॉब था, किया। जॉब किया, किसके पास किया, वहाँ पे मेरा क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो अभी उसको पता नहीं है, मगर आने वाले टाइम में उसको दिखेगा। हाँ, जिस बंदे ने आज का जो ये सोच लेते हैं कि मेरे को ये टाइम पीछे आगे जाके देखना है, तो वो तो कुछ गलत करेगा नहीं। मेरा इतना था कि मैंने सिगरेट पे बंदिश था, सब नए नए बंदे थे, उनको पर एक पूरा फोकस रखा। उसको बोलता मैं अभी डांट रहा हूँ तो भाई बन के डांट रहा हूँ, बॉस बन के नहीं डांट रहा हूँ। मगर मैंने इस चीज़ को नोट किया कि बंदे कुछ भी करो, पीने वाले तो पिएंगे ही। हाँ। एक चीज़ है, जो आदमी यहाँ आया उसने ढंग से काम नहीं किया और उस गलत काम करते हुए पकड़ा गया, चाहे वो किसी भी जगह में, क्या वो दोबारा कभी इस क्षेत्र में आने लायक रहता है? देखो ऐसा है कि अगर आप लोग कुछ यहाँ पे आते हैं और कुछ गलत करते हो, कानून ब्रेक करते हो, तो उसमें एक चीज़ ये है कि अगर आदमी लोग अक्सर बड़ी गलती काम करते हैं। मैं बताता हूँ कि जो अभी मैं आपको एक एम्प्लॉय को हायर किया हूँ, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ऑफर लेटर बनाया, वो बंदा चाहे मेरे पास डायरेक्टली आया, इनडायरेक्टली आया, एजेंट के थ्रू आया, एजेंट का कोई रोल नहीं रहता है बाद में। बंदा और हमारे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पहले ऑफर लेटर होता है, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से उस बंदे को हमारे साथ में काम करना है। बंदे अक्सर क्या होते हैं कि वहाँ से भाग जाते हैं, अच्छा, नहीं करने का, दूसरी जगह चले जाएंगे। दूसरी जगह चले गए। अभी दूसरी जगह चले जाते तो
जिसके बंदे जिस लाइसेंस पे अगर बंदा है तो उनको रिपोर्ट करनी पड़ती है लेबर को। अगर बंदे का कुछ खादा अंदाजा कुछ हो जाए तो उसकी जवाबदारी एक बाप की तरह होती है, हमारी होती है हाँ उस बंदे की। तो हम रिपोर्ट करते हैं कि भाई ये बंदा हमारे से भाग गया। तो बंदा गलत ये करता है कि उसको भागना नहीं है, क्योंकि अगर सपोज करो मैं मेरी कंपनी बंद है, आप सेटिस्फाइड नहीं है आपके साथ? हाँ, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए पहले कम्युनिटी उससे बात करो ना, भाई मेरा क्या दिक्कत है, भाई मैं भागने की नौबत क्यों आई। कि कोई अगर आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ आपके साथ प्रॉब्लम है या क्या चीज़ है, तो उसके लिए हम लोग डिस्प्यूट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं आपस में। बातचीत करने से मसला सब कुछ हल होता है, भागने से मसला हल नहीं होता, भागने से मसला खराब होता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो बंदा क्या होता है, वो बंदा इस चीज़ को समझते नहीं है। मैं अक्सर मेरे को बंदे को बोलता हूँ कि आपको ये कभी दिमाग में आए नहीं मेरे को भागना है, तो एक बार मेरे साथ बैठ के बात कर लेना। भाग के गलती नहीं करना, भाग के गलती करोगे तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं कि मेरा उधर फंस गया, हेल्प करो, वो करो। ये उन बंदों की गलती है, अच्छा, मतलब उस 100% बंदों की गलती है। बंदों को क्यों भागना है, बंदों ने इधर मिनिस्ट्री ने नंबर दे के रखा है। अच्छा, मतलब यहाँ मिनिस्ट्री ने दिया है? मिनिस्ट्री, हाँ, और मिनिस्ट्री ऑन द सपोर्ट उसके सपोर्ट करेंगे। अगर किसी साथ गलत हो रहा है तो मिनिस्ट्री इधर यहाँ पे, अगर हम लोग अभी कॉल करेंगे तो 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, 2 मिनट में। और लोकेशन नहीं बताना है, अपने आप लोकेशन ट्रैक करके आएगी। अच्छा। आप किस मुसीबत में हो आपकी हेल्प करेंगे, किस हर मुसीबत के लिए। और आम रूप से हम देखते हैं पुलिस रोड पे कहीं खड़ी नहीं मिलती। किधर ही नहीं मिलती है, हाँ आम रोड पे कदर ही नहीं है। सब आदमी देखो, कोई आदमी कानून ब्रेक नहीं कर रहा है ना। हाँ। क्यों नहीं कर रहा है कि उन्होंने सिस्टम ऐसा बना के रखा है। अगर किसी को दिक्कत है, अगर वो 99 पे कॉल करेंगे, वो बोलेंगे यहाँ क्या है, बोले मैं मेरा प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे प्रॉब्लम हो गया, 2 आदमी हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो बोलेंगे आप पुलिस स्टेशन चले आओ। अगर बोलेंगे कि मैं इस तरह की मुसीबत में फंस गया, तो उसी टाइम बोलेंगे ठीक है, आप जहाँ पे है वहाँ पे खड़ा रहे, अपना आप वहाँ पे आपको आके पुलिस आएगी, वो ट्रेस करके आपको आएगी, ट्रेस करके आएगी, लोकेशन भी नहीं फटाफट आएगी, फटाफट। वो बोलेंगे जिस मोबाइल से फोन कर रहे हो ना, उस मोबाइल, ये मोबाइल है, हाँ मोबाइल है, 20 ट्रेस करके आ जाइए। हाँ। मतलब सिचुएशन के ऊपर यहाँ पर लोगों का एक्शन अच्छा है कानून का। यानी यहाँ पे सब चीज़ अच्छी है। यहाँ पे जो चीज़ है ना, अगर सपोज करो, अगर हर चीज़ में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सीधा जाके बोलो। आपको प्रोटेक्ट नहीं करना है, आपको कोई नारेबाजी नहीं करना है, मेरा ये दिक्कत है। अगर उसका सोल्यूशन है, वो ऑन द स्पॉट आपका सोल्यूशन हल कर देंगे। बहुत सुंदर। एक चीज़ दर्शकों की आती है कि हम यहाँ आके नौकरी करना चाहते हैं, और वीज़ा वगैरह यहाँ आने का या जॉब ढूंढने का क्या तरीका है? अगर आप लोग यहाँ आने चाहते हो तो पहले तो ये देखो कि आपका पासपोर्ट है, उसका जो एक्सपायरी डेट है वो 6 महीने से कमती नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है। और फिर आपको 2 तरीके से है, आपको एजेंट के चक्कर में नहीं जाना है पहले तो। अच्छा। एजेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना है, एजेंट अक्सर फंसाते ही है। अच्छा, उनके पास जॉब तो होता नहीं लेकिन लोगों को हायर कर लेते वो हायर कर लेते हैं। कैसे है कि इन लोगों को एक ग्रुप होता है, एजेंटों का ग्रुप होता है, वहाँ पे इंडिया में बैठे, वो यहाँ पे बैठे, एक कुछ इधर बैठे। वो लोग क्या करते हैं, अक्सर अभी विजिट वीजा भेजते हैं यहाँ से। अब मैंने सपोज करो किसी को हायर किया, बोला मेरे को 50 बंदे भेज दे, उसने 50 बंदे मेरे को भेजे, मैं 50 बंदों को यहाँ रोक के रखा हूँ और 2-2 बंदों को कंपनी में लेके जाता हूँ। सपोज मेरे पास में बंदे आते हैं, बोलते मेरे पास में 3 एम्प्लॉई, आप वीज़ा लगाएंगे। तो अगर मेरे को रिक्वायरमेंट होगा, मैं बोला ठीक है मैं लगा दूंगा। तो वीज़ा लगाने के लिए मैं बोलूँगा भाई मैं वीज़ा लगाने के लिए मेरा ये कंडीशन है। ठीक है। वो कंडीशन में क्या होता है, आदमी लोगों से तो वो वीज़ा के पैसा वहाँ पे ले लेते हैं। ओके। जब हमारे साथ में आके काम करते हैं तो उन लोगों को बोल के आते हैं कि हम लोग आपका पैकिंग का काम है या आपका इस चीज़ का काम है, मेरा काम अलग है। जब बंदे हमारे साथ में आते हैं तो नए नए बंदे होते हैं, उसी टाइम तो बंदे ने कोई प्रॉब्लम है नहीं, और उसके बाद में बंदे बोलते हैं नहीं सर हम तो हमारा काम पैकिंग का था, हम उसको जानते हैं उसको जानते हैं, ऐसा करके एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ओके। तो हम बोलते भाई हम बंदों को नहीं जानते, हम आपके साथ में फेस टू फेस बात की है। हाँ। तो उस टाइम मुसीबत ये आ जाती है कि ये नौबत आ जाती है कि एजेंट ने फंसा दिया, अच्छा, एजेंट ने जो बोला वो काम आपको मिला नहीं? मिला नहीं, क्योंकि और अक्सर होता जिस ही काम नहीं। के आप एक्सपर्ट थे वो सोच के आप आए थे? मेरे पास में कुछ एजेंटों का नंबर है और मेरे पास में आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। एजेंट सीधे बोलते सर जी आपके लायक हमारे पास आदमी नहीं है। हाँ। क्योंकि आपके पास तो सिर्फ मक्खन है। कि आप स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि मेरे को इस तरीके का वर्कर चाहिए, मेरे को टाइल मेसन चाहिए तो टाइल मेसन चाहिए, मगर हमारे पास वैसा नहीं होता है। हमारे पास अधपकी खिचड़ी होती है, कुछ जैसा मिला वैसा। क्यों एजेंट के वो पास मतलब कि उनको वहाँ से हायर किया, उनसे पैसे ले लिए, वीजे का पैसे ले लिया सब कुछ, और उसके बाद में आगे कंपनी को हैंड ओवर कर देते थे। कंपनी को एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपर्ट मिलते नहीं। एक्सपर्ट मिलते नहीं, फिर वहाँ पे मिलते नहीं तो उन लोगों को कंपनी को रिजाइन देते हैं, तो कंपनी उसके ऊपर बोलती है भाई आप रिजाइन देते तो यहाँ पे एक वीज़ा इशू करने के लिए 7,000 dirham मल्टीप्लाई 23 कर लो।
कहने का मतलब 2.5 लाख रुपए, ये गवर्नमेंट को फीस पहले तो जाती 2 लाख मान के चलो आप, अप्रोक्स 2 लाख। अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया गवर्नमेंट को पहले फीस पे करना पड़ता है। अभी कंपनी 2 लाख वर्कर का पैसा गवर्नमेंट को पे करके वर्कर से काम करवाएगी। वो वर्कर बोलेगा मेरे को काम नहीं करना है, तो वो 2 लाख तो रिफंड होने वाला नहीं है। हाँ। तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी? उसको फिर रखना ही पड़ेगा कंपनी को, जबरदस्त पैसा वसूल नहीं हो तो। वसूल भाई कंपनी को वसूल कहाँ से होगा? बंदा जब काम करेगा तो होगा ना। मगर आदमी लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को नहीं समझते। और मैंने अक्सर ये देखा है, अच्छे अच्छे बंदों को देखा है, वो बंदे पता नहीं क्यों उनका जो ब्रेन है ना वो उसी टाइम चेंज होता है और वो जेड़ा पास चला जाता है। ओके। और बहुत सारे बंदों को मैंने यहाँ से निकाला है। अक्सर हमारे आजू बाजू को पता चल जाता है। मेरा बड़े भाई साहब है, वो तहसील के अंदर वो उसका ई मित्र का काम है, तो उनका अगर किसी को पता चलता है ना कि उसका भाई उधर है, तो अक्सर मैंने दुबई आबू धाबी में जा जाके बंदों को निकाल निकाल के मुल्क से भेजा है। बस खुद को करना पड़े, यहाँ पे लॉ बने हुए। मगर अंधे बंदे अक्सर, अभी मेरे गांव का बंदा था लास्ट टाइम में, तो वो जाते तो मेरे घर के साथ में रोड है, ये नहीं मेरा ये मकान के साथ में रोड है, वो घर में जाते हैं। और जब वो फंस गया तो मेरे को कॉल किया, अच्छा, पहले एजेंट से आया। एजेंट से आया। तो मैंने उसको पहली बार तो मैंने उसको ये बोला कि आपको ये पता नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ? बोलते बताया क्यों, मेरा मकान आपको पता है कि भी मकान किसके, ये दुबई रहता है। बोलते पता है। तो क्यों नहीं आपने एक बार भी कोशिश किया कि इसको पूछूं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वैसा माहौल क्या है? क्यों नहीं आपने पता किया? आप ऐसे आगे यहाँ पे मुसीबत में आगे तो अभी बोलते हो आप। बोलते नहीं मेरे को उधर रहना नहीं है, मैं तो भाग रहा हूँ। तो मैंने उसको दौला में बोला, एक पहली बात तो आप उस कंपनी से नहीं भागो, आप कैसे भी करके लेबर कैंप के अंदर रहना है, वहां पे ही आपका मसला हल होगा। आप जगह नहीं छोड़ो, अगर जगह छोड़ दिया तो आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, कानूनी गुनहगार बन जाओगे। कानूनी गुनहगार बन जाओगे। अगर आपने कैंप छोड़ दिया तो कंपनी आपकी रिपोर्ट करेगी कि भाई ये बंदे भागे, और रिपोर्ट करेंगी, और 7 दिन के बाद में आपके ऊपर ब्लैक लिस्ट और अरेस्ट वारंट का आपका पर वो गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू हो जाएगा। फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कोई ब्लैक लिस्ट और ये ब्लैक लिस्ट तो तब होती है जब आदमी को यहाँ से बाहर भेज देते हैं। हाँ। ऐसे वाले बंदे को बाद में क्या होते हैं कि वो आदमी भाग गया ना, तो उस आदमी को किसी प्रकार का, तो वो बंदा अगर किसी घर में काम हो गया तो वो गवर्नमेंट से भगोड़ा हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट कानून के अंदर से भगोड़ा गया कम हो हमारे रहा। देश से, अभी सपोज करो अगर उस जैसा कोई कॉन्ट्रैक्टर मिल गया जिसके पास में कोई बैकग्राउंड में इधर उधर छोटा मोटा काम है, मगर अगर पकड़ा गया तो उसके पर भी फाइन है, उसके पर भी फाइन है। ओके। उस आदमी को कोई अगर रूम में भी रखेगा और अगर पकड़ा गया तो रूम के ऊपर भी फाइन है। यानी उस आदमी का कोई हेल्प करने वाला, अगर किसी ने गाड़ी में उस आदमी को पकड़ लिया तो गाड़ी वालों को भी फाइन है। गवर्नमेंट का ये अल्टीमेटम रहता है कि अगर कोई आदमी ऐसा वाला आदमी है, मतलब उसके गलत आदमी साथ को में सहयोग, उस आदमी का कोई आप सहयोग नहीं करेंगे। चाहे मेरा बेटा भी है, अगर उसने ऐसा किया है और मैंने उसके वो कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया है, और इसके ऊपर तामीम बोलते हैं, अरबी में तामीम बोलते हैं, और ये अपने ज़बान में उसको बोले तो उसके ऊपर एक पाबंदी लगा दी कि इस बंदे के साथ में कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो आप सोचोगे अगर बंदा बीमार हो गया, कौन हेल्प करेगा उसको? नहीं करेगा। हेल्प करने वाला भी फंसेगा। तो यहाँ पे कोई फंसना नहीं चाहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको भागना नहीं है। अगर हो गया उसके साथ कैसे भी करके आप देखो, इतने तो आने वाले हैं, वो हट्टे कट्टे होते हैं, वो ऐसा है नहीं। और इतना भी यहाँ पे काम होता है सिस्टम से होता है। यहाँ पे आपको वजन 20 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना है। अच्छा, आपको बाहर नहीं ढोना है। हाँ, यहाँ पे सब यहाँ मशीनरी है, दिमाग से क्रेन काम है, लेना। सब दिमाग से काम लेना है। फिर सेफ्टी के लिए भी है। मगर आदमी लोग क्या डिसिप्लिन में नहीं रहे है ना, वो आज़ादी है, बोलते हैं यार चलो दुबई चलते हैं, वहाँ पे कमा। ऐसा नहीं है। बंदे कमाने काम करने वाले होने, लगन वाले होने चाहिए, मेहनत वाले होने चाहिए। अगर मेहनत वाला बंदा है तो बंदा नीचे से ऊपर पहुंचने के लिए टाइम लगता है। और हर कोई इधर ही है, कोई भी आप यहाँ पे नज़र लगा के देखो, जितने भी आपको दिखे ना, यहाँ राजस्थान के यहाँ पे आपको 50 से 100 आदमी मिलेंगे। इंडिया से 1 रुपया भी लाके इन्वेस्टमेंट नहीं किया किसी ने। यहीं का कमाया, यहीं यहाँ पे कमाया, यहाँ पे ग्रोथ किया, यहाँ पे बढ़ाया, अपना बिजनेस बढ़ाया। क्यों? अगर देखो, मतलब अगर हम बात करें तो इस कंट्री की पॉलिसी है कि आप आओ, आप कमाओ, हमें भी ग्रोथ करो, आप भी ग्रोथ करो। ग्रोथ करो। इन लोगों को डेवलपमेंट हो रहा है। इन लोगों का जो मेन उद्देश्य उनका जो है ना, गवर्नमेंट का स्रोत है ना, आय स्रोत, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटली है। टैक्सेस वगैरह, और टैक्सेस वगैरह अभी उन्हें 5% वेट लगाए हैं, मगर उनके ऊपर ये निर्धारित नहीं है। उनके ऊपर ऑलरेडी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 2.7 मिलियन का उनका पॉपुलेशन है यहाँ का। तो उनके पास इतनी अभी आय है कि वो 70 साल तक अगर ये खाए ना तो उसके पास ख़त्म नहीं हो, इतना उनके पास है।
उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया है, मगर उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि ये लोग है ना, जो यहाँ की पॉपुलरिटी है ना, ये पूरी देश के लिए एकजुट और एकता में, नहीं तो गलत करती है, नहीं किसी को गलत करने देती है। करने देते हैं, बहुत सुंदर। अगर आप रोड के साथ में खड़े होकर पेशाब भी कर रहे हो ना, तो आपको पेशाब नहीं करने देंगे, कोई न कोई आपको आके टोक देंगे, क्या कर रहा है इधर। हमारे क्या है, कुछ भी करे बोलते तुम्हारा क्या है। ये एक अच्छा संदेश ये है कि मतलब अगर पूरे देश को अपना घर समझते हैं। घर समझते हैं। बहुत सुंदर। अगर कोई आदमी यहाँ पे आना चाहे तो उसको किस प्रकार की एक्सपर्टीज होना यहाँ पे आने के लिए सबसे इजी तरीका है, एक्सपर्ट? अगर आप ग्रेजुएट हो हाँ, तो आपस में कोई डिप्लोमा या डिग्री है तो आप उसको पहले तो उसको अटेस्टेशन कराओ, ये बहुत ज़रूरी है अभी अभी के टाइम में। अगर आप पास में कोई आईटी का डिप्लोमा भी है या कोई आप पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री है कुछ भी है, तो उसको अटेस्टेशन कराओ। अटेस्टेशन करा के एमएससी इंडिया से अटेस्टेशन करा के, और दुबई का एमएससी इंडिया के अंदर रहता है, उसको खाटिया जिद्दौर बोलता है, वो स्टाम्प करा के साथ में लेके आओ, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी। और आपकी सैलरी 2000 दरम से ऊपर ही स्टार्ट होगी अगर आप पास डॉक्यूमेंट लिए हैं। तो वो आपको लेके आना है। आने के बाद में आप वीज़ा लेके आओ 60 डे का, 60 दिन का। 60 दिन का। 60 दिन के वीजे में और 30 डे के वीजे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-4 हज़ार का फर्क है। वो 200 दरम का फ़र्क है। और आने के बाद में, यहाँ आने के बाद में आप एक अच्छा वाला सीवी बनाओ, और आप बड़े बड़े कंपनियों में सीवी दो कि भाई मैं इस चीज़ को, मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ की एक्सपीरियंस बहुत एक नॉलेज रखता है। और पहले ये आप कंपनी का ये देखो कि ये कंपनी का बायोडाटा देखो कि कंपनी कैसी अच्छा, है। जिस कंपनी में आप एम्प्लॉय होना चाहते हैं। हाँ, होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया उधर जाके घुस गए, नहीं, अपने दिमाग से भी उसको एक एनालाइज करना है कंपनी को, ये कंपनी कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी एम्प्लॉय के साथ में कैसी चल रही है। तो आप 2-3-4 कंपनी को दो सीवी दो, आप बस ऑफर आ जाएगा। अच्छा, हाँ, वो मतलब एक अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका है। हाँ। और ऑफर आ जाएगा। अभी मेरे पास में, आप यकीन नहीं मानो, मेरे पास में इतने जॉब है, अगर मेरे पास 100 बंदे आए ना कि सर हमको काम चाहिए, वीज़ा चाहिए, मैं 100 वीज़ा दे दूंगा। मगर मैं ये बिजनेस नहीं करता हूँ। मैं क्यों नहीं, कि मेरा एक शुरू से मैंने दुबई में ये काम नहीं किया, बाकी मैंने हुंडे का काम, हर चीज़ का काम, मैंने सब काम किए। मैंने एक तो ये दलाली का काम नहीं किया। इधर से वीज़ा, अगर किसी को वीज़ा है तो मैं कभी किसी का पैसा नहीं लिया। उसमें क्या होता है, अगर अच्छा निकला तो मेरा, और बुरा निकला दोनों परेशान करते हैं। मगर मेरा ये उद्देश्य ये रहता है कि भाई अगर कोई मेरे पास सीवी लेके आता है तो उसको टाइमिंग देता हूँ, आप शाम को इतना बजे आ जाओ। और जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको मैं बोलता हूँ, एक बंदा है उसको काम चाहिए, तेरे को रिक्वायरमेंट है, वाला रिक्वायरमेंट है, तो उसी टाइम दोनों को मेरे ऑफिस में बिठा के बोलता हूँ आपस में बात करो। हाँ। मेरे को इसमें कुछ नहीं चाहिए। बंदे को तुम्हारे आइडेंटिफाई करा दिया, ये बंदा हाँ, है। ये बंदा है और ये बंदा ही है। हाँ। जितना उसको जानता हूँ उतना मैं बंदे के साथ गारंटी ले सकता हूँ। और नहीं तो मैं उसको बोल देता हूँ कि आप आपस में देखो, आप में अभी आपका 60 दिन का टाइम है, आप 30 दिन तक उसको एक दूसरे को देखो, पहचानो, बस ये रहता है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, बबूलाल जी थे जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। 17-18 साल से यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है अपना जॉब कर रहे हैं, अपनी कंपनी है, अपना अच्छा खासा बिजनेस है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये एक डिटेल वीडियो लंबा जरूर हुआ है, लेकिन आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारियाँ मिली। जो कमेंट, फ़ोन कॉल, मैसेज आ रहे हैं उनका हम उत्तर दे पाएँ। अगर लगता है कि अभी भी कुछ चीज़ें और पूछनी बाकी है तो आप लोग कमेंट करें, हम आगे किसी और एक्सपर्ट इस प्रकार बबूलाल जी जैसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और यहाँ की जो आबो हवा है उससे आप लोगों को रूबरू कराएंगे। बबूलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती टाइम दिया आपने। बहुत बहुत थैंक यू।